नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है आधुनिक भारत की प्रमुख घटनाएं एवं समझौते। तो स्टूडेंट्स, आजकल एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। एग्जामिनर जो है इस टॉपिक से बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमारे जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसमें इतने सन होते हैं, उसमें इतने सीक्वेंस होते हैं, वो सबको याद करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं अपने इस वीडियो में उन सभी घटनाओं को, समझौतों को एक साथ सीक्वेंस वाइज लाई हूँ और उनको याद कराने को का आपको पूरा प्रयास भी करूँगी। और स्टूडेंट्स, मैं उसको बहुत अच्छे से अपने वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगी और अगर आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपका 2 से 4 नंबर तो पक्का है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और स्टूडेंट्स, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो RO का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो पार्ट 2 का हिंदी का टॉपिक है उसको मैं टॉपिक वाइज जो 6 टॉपिक है उसको जल्दी ही उसके सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊंगी। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है आधुनिक भारत की प्रमुख घटनाएं एवं समझौते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 1885 से लेकर 1951 तक के बीच में जितनी भी घटनाएं, आंदोलन और समझौते हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम 1885 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1885 में क्या हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि स्थापना का एग्जैक्ट डेट क्या है। तो 28 दिसंबर 1885 ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी। 28 दिसंबर 1885, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको शॉर्ट में A.O. ह्यूम ही भी कहते हैं, ठीक है। और जो A.O. ह्यूम थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि इसका स्थान क्या था। इसका स्थान था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब आगे चलते हैं। देखिए, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बाद में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्थान था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। और पूछ सकता है कि इसका पहले क्या नाम था। इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो स्टूडेंट्स, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और एग्जाम में जो पूछता है, ठीक है, वो है होम रूल आंदोलन 1916, ठीक है। इसके बारे में मैं बता दूं आपको। देखिए, होम रूल आंदोलन जो था प्रथम विश्व युद्ध की ये घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी दल था उन्होंने ब्रिटेन की सहायता करने का निर्णय लिया।
इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण ये था कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तब विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर देगा। परंतु जल्दी ही कांग्रेस को ये पता चल गया कि जो अंग्रेजी सरकार है ये ऐसा नहीं करेगी, तो उन्होंने उसी के बीच होम रूल आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, तो अब हमको होम रूल आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये पूछता है। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन का सन हो गया 1916। ठीक है, और जो होम रूल आंदोलन था ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। कहाँ के? आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। ये जो होम रूल आंदोलन था इसमें दो नाम आते हैं। पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक और दूसरा नाम आता है एनी बेसेंट। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने होम रूल आंदोलन का जो आरंभ था वो कहाँ से किया था? बेलगांव पुणे से। और एनी बेसेंट ने कहाँ से किया था? मद्रास से। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है 1916, और पूछता है कि जो होम रूल आंदोलन था वो कैसे, मतलब किससे प्रभावित था। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। इसमें दो मुख्य नाम हैं, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन और एनी बेसेंट का। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से स्टार्ट किया था? बेलगांव पुणे। और एनी बेसेंट ने मद्रास से। ठीक है, अब चलिए आगे हम चलते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है रॉलेट एक्ट। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी नया नया तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके लिए ये एक नया टॉपिक है। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919, इसका आपको पूरा डेट ही याद करना पड़ेगा। और इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, 1919 में हुआ था और 19 का 19 ले लीजिए तो 19 मार्च 1919। किसी भी चीज़ को नंबर गेम से याद करने का कोशिश करिए, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताती हूँ। जो रॉलेट एक्ट था यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। क्या था? यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। ठीक है, और ऐसे पूछ देता है एग्जाम में कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किस एक्ट को कहा जाता था या किसे कहा जाता था, तो आपको याद होना चाहिए ये रॉलेट एक्ट को कहा जाता था। इसमें दो नाम मुख्य थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस एक्ट से यही सब क्वेश्चन बनता है कि इसके मुख्य नेता कौन कौन से थे। तो इसके पंजाब के दो मुख्य लोकप्रिय नेता थे जिसमें पहले का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इनको पूछता है कि कब गिरफ्तार किया गया था, तो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका, मार्च के बाद अप्रैल। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आप डेट सहित सन याद करिएगा क्योंकि ये ऐसे ही पूछता ही है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यहाँ पे जो भी लोग थे वो शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, मतलब जो विरोध हो रहा था वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, पर जो जनरल डायर था वो क्या कर दिया था, इस पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था। मतलब वहाँ के जो भी लोग विरोध कर रहे थे वो कोई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, वो बहुत शांति से बैठ के बस विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही भयंकर नरसंहार हुआ था जो आज भी इतिहास में याद किया जाता है। आप अगर जलियांवाला बाग जाएंगे तो आपको वहाँ पे
ऐसा अनुभव होगा कि वहाँ पे बहुत गलत हुआ था। ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो क्यों हुआ था ये पूछता है। तो रॉलट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ये एग्जाम में पूछता है कि किसने गोलियां चलवाई थी। जनरल ओ डायर इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब इससे ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट, इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ये भी एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि लौटाई थी और टैगोर ने किसकी उपाधि लौटाई थी। तो केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटाई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अब पूछता है कि इस घटना की जांच के लिए किसको नियुक्त किया गया था। तो इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, मतलब जो रिपोर्ट बनी थी सरकार की उसमें 389 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन जो कांग्रेस समिति थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई भारतीय जो है अंग्रेजों का सहयोग करता था, इसीलिए भारतीयों का ज़्यादातर आंदोलन फेल हो जाता था, क्योंकि अपना ही कोई धोखा कर देता था। तो इसमें ये भी एग्ज़ाम में ये नाम पूछ सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने डायर को सहयोग किया था। तो वो भारतीय का नाम था हंसराज। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसके बाद हम चलते हैं खिलाफत आंदोलन। इसका भी डेट है 1919। इसको एकदम सीक्वेंस में याद करते चलिएगा। मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ ये सारी घटनाएं एक के बाद एक घटी थी, लेकिन इसको एग्जाम में दे देता है सीक्वेंस लगाने के लिए। तो आप डेट नहीं याद करते हैं या फिर आपको सीक्वेंस नहीं पता होता है, तो आप सबका तो याद कर लेते हैं 1919 1919, लेकिन जब एग्जाम में सीक्वेंस लगाने को दे देता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो आप इस वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, याद करिए और उसको याद करने का पूरा प्रयास करिए ताकि ये आपसे ये गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि खिलाफत आंदोलन क्या था, या तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कौन कौन किया था, मतलब इसमें दो लोगों का नाम आता है, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो आपको इसमें बस याद करना है 1919 और इसमें जुड़े हुए दो नाम शौकत अली मोहम्मद अली। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि डिटेल तो आपके पास भी है और बहुत सारे वीडियोस मैं भी बनाऊंगी डिटेल, लेकिन अभी एग्ज़ाम में आप जितना शॉर्ट में पढ़ पाएँ ताकि आपको सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में क्लियर हो जाए ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो आप इसको बस ऐसे सीक्वेंस में देखते चलिए, जितना बता रही हूँ एग्ज़ाम में उतना ही आने वाला है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत समय है, मैं डिटेल का भी वीडियो एक एक आंदोलन का अलग से बना दूंगी, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी आप इसको ही देखिए। खिलाफत आंदोलन के बाद हम आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का डेट है 1920। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, इसका डेट है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1919। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। ठीक है, क्या है, चौरी चौरा कांड। देखिए चौरी चौरा कांड का है 1922 में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान ये सारी घटनाएं एक के बाद एक से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था उसके दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी।
ठीक है। तो चौरी चौरा कांड का पूछता है कब हुआ था, 1922। इसका जगह पूछता है गोरखपुर का चौरी चौरा, 4 फरवरी 1922। इसमें कितने पुलिस वालों की मौत हुई थी, 23 पुलिस वालों की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। इसको मैं आपको बताती हूँ क्यों हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। ठीक है, आप देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों था, इसको इस चार्ट से समझने का प्रयास करिएगा। 31 जनवरी 1930 में गांधी जी की मांग थी। गांधी जी ने क्या मांग की थी, 11 सूत्री मांग की थी। मैं आपको 11 सूत्री मांगों को बताऊंगी कि वो क्या क्या थी। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की। किससे, उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या कर दिया था, जो गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग थे उसको अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था, उसको अस्वीकार कर दिया था, और उसी का परिणाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कैसे कैसे, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की थी। किससे, वायसराय लॉर्ड इरविन से। वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसको क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, और उसको अस्वीकार करने का परिणाम क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ठीक, इसका परिणाम क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया तो अब उसके बाद अंग्रेजों ने, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए या फिर उनको समझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे भारतीय भड़के हुए थे। ठीक है, तो अंग्रेज जो है एक चाल ही चले थे, समझ लीजिए, गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोलमेज सम्मेलन जो है 3 हुए थे। पहला 1930, दूसरा 1931, 1932। इसको सबसे पहले सन बहुत ही इजी है, आप इसको याद कर सकते हैं, 30, 31, 32। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, अब देखिए गोलमेज सम्मेलन क्या था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ये आप ये वाला टेबल देखिए, इस वाले टेबल में क्या होता है, यहाँ पे मुखिया बैठता है और बाकी सारे सदस्य होते हैं, यानी यहाँ पे हेड एक होता है। ठीक, तो यहाँ पे लोगों के अंदर बराबरी का भाव कभी नहीं होता है, हमेशा फील होता है कि हमारा एक बॉस है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये राउंड टेबल है, इसमें कहीं पे भी हेड का चेयर नहीं है, पूरा ऐसे गोल है और सब की चेयर ऐसे राउंड में लगी हुई है। तो यानी इस मेज पे जो भी बैठेगा उसको ये फील होगा कि यहाँ पे कोई हेड नहीं है। तो अंग्रेजों ने एक चाल ही चली थी कि यहाँ पे इन लोगों को फील होगा, भारतीयों को, कि हम इनको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। तो वही बराबरी का दर्जा देने के लिए गोलमेज सम्मेलन, मतलब बताया गया कि देखिए भाई, हम यहाँ पे भेदभाव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे गोलमेज पे सम्मेलन हो रहा है, ताकि आप लोगों को ये ना फील हो कि आप लोग यहाँ पे कोई बॉस है। ठीक है, तो सब लोग एक बराबर हैं। तो ये अंग्रेजों की एक तरह से चाल ही थी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है, कि यहाँ पे मेज गोल होने का क्या मतलब है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। तो इसको आपको जगह याद करने की जरूरत बहुत नहीं पड़ेगी बारी बारी। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए थे, लंदन में हुए थे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो भीमराव अम्बेडकर क्या किस में भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये पूछता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो आपके लिए एक ही जगह ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट दे दिया है, 1930, 1931, 1932। कहाँ पे हुए थे ये सम्मेलन, लंदन में हुए थे तीनों। तीनों में कौन भाग लिया था, भीमराव अम्बेडकर, और तीनों के समय प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम
जो इम्पोर्टेंट गोलमेज सम्मेलन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है इससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो तिथि है वो है 12 नवंबर 1930। क्या है? 12 नवंबर 1930। इसका स्थान है सेंट जेम्स पैलेस, लंदन, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। 12 नवंबर 1930, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन, वायसराय थे लॉर्ड इरविन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये पूछता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, या पूछता है कि किसने भाग नहीं लिया था, ठीक है। अभी आपको इससे जुड़ा हुआ आगे का सब चीज़ आपको समझ में आएगा कि प्रथम से द्वितीय कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे देखिए, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें कौन कौन भाग लिया था, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग के नेता जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली, इन तीनों ने भाग लिया था। दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। अब जब पहले वाले में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, तब यही जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था इसके तुरंत बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता, ठीक है। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता पूछता है किसके किसके मध्य हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड इरविन इसमें क्या क्या शर्त रखे थे? जो इरविन समझौता था इसमें इरविन शर्त रखे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। तो ये इतनी चीज़ें कहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दीजिए, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आइए, और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार मत कीजिए। अब महात्मा गांधी जी का जो मैं पीछे आपको बताई थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि 11 सूत्री मांगे थी, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो जो महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग थी उसको मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं जो महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांगे थी। तो महात्मा गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे थे उनको पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला था पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध, दूसरा था विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए, तीसरा था भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसलिंग का नियोजन रहे, चौथा था नमक कर को समाप्त किया जाए, पांचवा था सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो, छठवां था बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया गया, सातवां था विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, ठीक है। उसके बाद आठवां था भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नौवां, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। 10वां, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। 11वां, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, ठीक है। तो ये थी गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे, जिसको तो ये थी गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। इन्हीं मांगों को नहीं माने थे इरविन, तो क्या हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और उसी के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था कि गांधी जी जो है या जो भारतीय हैं वो भटक जाएंगे। तो लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ख़त्म नहीं हुआ। अब इम्पॉर्टेंट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। इसकी तिथि 7 सितंबर 1931, इसका स्थान भी था सेंट पैलेस, लंदन,
वायसराय इस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है? 7 सितंबर 1931 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और सेंट पॉल पैलेस लंदन में ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। सम्मिलित सदस्य, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, दलित वर्ग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, और कांग्रेस में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो गांधी जी थे वो कैसे आए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी एस राजपुताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? फ्रैंक मॉरिस कहे थे, और गांधी जी एस राजपुताना जहाज से लंदन आए थे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी बस तिथि देख लीजिए और इसका स्थान देख लीजिए। तो ये 1932 में हुआ था, इसका स्थान लंदन था, और कांग्रेस के बहिष्कार के कारण ये सम्मेलन जो था ये असफल रहा। ठीक है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट था और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया। अब हुआ पूना समझौता। चूंकि सारे जितने भी घटनाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो अब क्या हुआ, ये गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें जितना भी ये गांधी जी की मांगे थी ये सब नहीं मानी गई। अब क्या हुआ, गांधी जी ने मना कर दिया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वापस नहीं लेंगे। अब इसी के लिए अंग्रेज सब क्या किए, पूना समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूना समझौता पूछता है कि किसके किसके बीच हुआ, तो पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ। और कहाँ पे हुआ, चूंकि इन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ कि जो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया जाए। पहला परिणाम ये हुआ कि दलित वर्ग के लिए विधानमंडल में सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया जाए। दूसरा, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो ये दो परिणाम हुए कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया, और दूसरा, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ये दोनों भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। कभी कभार दे देता है सत्य कथन में कि कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है, तो उसमें सीधे सीधे ये पॉइंट दे देता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। तो जो मुस्लिम लीग के नेता थे जिन्ना साहब, वो जो है मांग कर दिए कि 24 मार्च, मतलब वो पाकिस्तान की मांग की है किसमें, लाहौर अधिवेशन में। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई। ये डेट ऐसे ही पूछ देता है कि 24 मार्च 1940 को मिलाने के लिए दे देता है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, जब पाकिस्तान की मांग की उसके बाद अब माउंटबेटन योजना आई। ठीक है, अब ये देखते चलिए, सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इम्पॉर्टेंट है।
माउंटबेटन योजना, इसका डेट पूछता है। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। ठीक है, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने क्या किया, भारत के विभाजन की योजना रखी। ठीक है, जिसमें भारत को 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मतलब आज़ाद माना गया। तो पाकिस्तान अपनी आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मनाया और भारत 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये वाली जो रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये है रेड क्लिफ रेखा। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है माउंटबेटन योजना में कि 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। भारत 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन क्या था? जब भारत आज़ाद हो गया था तो जो जमीनें थी वो जमींदारों ने हथिया कर रखी हुई थी। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। कब? 1951 में। और इसमें उन्होंने जो जमींदार थे उन्होंने किसानों को, चूँकि जो भारतीय किसान थे उनके पास ज़मीन ही नहीं थी खेती करने के लिए, तो जो विनोबा भावे थे उन्होंने जो जमींदार थे उनसे भारतीय किसानों को भूमि को दान देने के लिए कहा, इसीलिए इसको दान आंदोलन कहा गया। तो इसका पूछता है कि कब स्टार्ट किया था, तो 1951 और भूदान आंदोलन से संबंधित नाम है विनोबा भावे। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सबसे पहले भूमि कौन दान दिया था, तो रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। तो हमने आपको 1885 से लेके 1951 के बीच जितने भी आंदोलन, घटनाएं और समझौते हुए उसको बताया, लेकिन हमने सारे घटनाएं, आंदोलन, समझौते नहीं डिस्कस किया। जितने आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमने वही डिस्कस किया है। क्योंकि अगर आप बीच में चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो आता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, उसको ही हमने इसमें इंक्लूड किया है कि आपको एकदम सटीक जानकारी रहे। आजकल एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग रहता है, तो आपको एकदम याद होना चाहिए। जो भी थोड़ा पढ़िए उसको सटीक पढ़िए, याद रहे। तो आप इसमें जितने भी आधुनिक भारत के मैंने आपको आंदोलन, घटनाएं या समझौते बताए हैं, इतने में से आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था? मैंने आपको सबसे पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताया था। एक बार हम शुरू से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ा था 1885 में। फिर हमने होम रूल आंदोलन पढ़ा था 1916 में। फिर हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा 19 मार्च 1919। उसके बाद हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा 13 अप्रैल 1919। फिर हमने देखा खिलाफत आंदोलन 1919। फिर हमने देखा असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गोलमेज सम्मेलन तीनों देख लिया था 1930, 31, 32। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। फिर गांधी इरविन समझौता हमने देखा, 11 सूत्रीय मांगे देखी। ठीक है, उसके बाद फिर हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। फिर हमने देखा पूना समझौता 24 सितंबर 1932। फिर पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। फिर भूदान आंदोलन 1951। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।